राम राम जी सभी भाई बहनों को। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी। स्लो जिंदगी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरे साथ हैं भाई विनीत श्रीवास्तव जी। कई दिनों से बहुत बिजी चल रहे थे। विनीत भाई राम राम, स्वागत है आपका। राम राम बाबा जी, राम राम। आप सभी दर्शकों का भी राम राम। दर्शक कहते हैं विनीत भाई को रोज लाओ। विनीत भाई भैया आप बिजी भी रहते हैं, काम धंधा भी है, पारिवारिक समस्याएं भी हैं, बहुत कुछ है। अच्छा विनीत भाई एक बात बताइए, आपके साथ में युवा मन आपके साथ जब मैं बातचीत करता हूं ना, तो मैं युवा मन को टटोलने की कोशिश करता हूं। जी अच्छा अब आपकी स्थिति ऐसी है कि आप अभी न तो युवा माने जाएंगे न अधेड़ माने जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। युवा में आप 20 22 24 साल के लौंडे नहीं हैं और अधेड़ में अभी आप 45 के नहीं हुए हैं, अभी आप तो मिड 30s में हैं। जी अभी सर। रिसेंटली आपकी शादी हुई है, आपको अभी बिटिया हुई है। तो आई थिंक यू आर अ परफेक्ट पर्सन टू जज। हालांकि मैं चाहता हूं कि मैं एकदम 20 22 24 साल के लड़के लड़कियों को भी अपने शो में बुलाऊं, पर कोई आना नहीं चाहता, पता नहीं क्यों, क्या डरते हैं। खैर मुझे एक बात बताइए, मैट्रिमनी मार्केट का एक बहुत सामान्य सा एक दृश्य है जिसमें लड़की या तो कोई क्वालिफिकेशन उसके पास है नहीं, या है भी तो वो बड़े ताव से लिखती है बीटेक एमबीए ये वो फलानी, ये आई थिंक फर्जी डिग्रियां होती होंगी शायद। प्रेजेंटली डूइंग नथिंग, प्रेजेंटली डूइंग नथिंग। या जब डिग्री मिली थी तो 6 महीना काम की थी, फिर पापा ने घर बुला लिया, पिछले 1.5 साल से घर बैठी हैं, एक को पैसा कमाने की औकात नहीं है। पर बिल्कुल सर। दूल्हा पर दूल्हा चाहिए 60 लाख के पैकेज वाला, 5 लाख रुपया महीना कमाता हो, उसका अपना फ्लैट होना चाहिए बंगलुरु में। हाँ, हनीमून मनाने स्विट्जरलैंड जाऊंगी, गुच्ची का पर्स और पता नहीं किसका हो जो बहुत महंगा वाला चश्मा होता है वह लगा के मैं हनीमून में मनाऊंगी वहां। घर में काम नहीं करूंगी, खाना नहीं बनाऊंगी। सर ये बेशर्मी ये आती कहां से है कि प्रेजेंटली डूइंग नथिंग, दूल्हा चाहिए 5 लाख वाला। शुरुआत करता हूं सर एक भोजपुरी कहावत से। जे ना देखले घूरा बनौरा, ओकरा कहे पड़ल समधी। जिन्होंने जिंदगी में कुछ नहीं देखा था ना, अचानक उनका मार्केट में वैल्यू बढ़ गया, अब समधी कहना पड़ गया। लड़कियों का सिचुएशन सर पिछले 10 से 15 सालों में खास करके लोअर मिडिल इनकम ग्रुप्स और मिडिल इनकम ग्रुप्स में बहुत तेजी से चेंज हुआ है। और इसके जो आपने पूरा जो एनालिसिस किया ना कि लोग खुद 11,000 कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे हैं और चाहते हैं कि 5 लाख वाला दे लड़का मिले, या जो महीने में 10 लाख रुपए कमा रहा है, कुछ नहीं तो लाख रुपए तो कमा ही रहा हो। उसका रीजन ये बहुत सारे छोटे छोटे रीजन है। सबसे पहला छोटा रीजन है मार्केट में लड़कियों का अभाव। 90 के दशक के बारे में मैंने पहले भी अलग अलग बार बोला है कि जम करके भ्रूण हत्या हुई इस देश में, तो एक तो उसी की वजह से लड़कियों का अभाव पड़ा हुआ था। तो ऐसे भी भारत में जनसंख्या अनुपात का बहुत बड़ा लफड़ा है, 933 ही हैं प्रति 1000 पे जो आखिरी जनगणना हुई थी उसके अनुसार। अगर उसके अलावा भी बात करें तो लड़कों को एक पर्टिकुलर स्किल सेट की लड़की चाहिए। ट्रॉफी वाइफ किसी ने कहा था, हालांकि ट्रॉफी वाइफ तब कहते हैं जब पुरुष की आयु बहुत ज्यादा हो और लड़की की आयु कम हो। बट अगर वैसा नहीं भी है तो भी लोगों को ट्रॉफी वाइफ चाहिए जिसको समाज में दिखा सकें। ऐसी लड़कियां कम हैं। वो नौकरी नहीं कर रही हो लेकिन उसके नाम के पीछे बीटेक इंजीनियर लिखा हुआ हो, उसके नाम के पीछे एचआर इन एमबीए लिखा हो, उसको रंगोली भी नहीं बनाने आती हो। तो ऐसी लड़कियां जो हैं, इन्हीं की बात हो रही है। अगर मैं सच्चाई कहूं तो कि जो थोड़ी पढ़ी लिखी हैं, थोड़ी ठीक ठाक दिखती हैं, ये समाज में कम संख्या में है। और लड़के आज के डेट में आपको अब कोई नहीं दिखेगा जो घर पे बैठा हुआ है। बेरोजगारी वाले लड़के सिर्फ और सिर्फ यूपी बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले हैं। अदरवाइज
हर हाथ में टेक्निकल डिग्री है, बीए के कोर्सेज में सीट्स खाली हैं। अब जब टेक्निकल डिग्री वाले लड़के ढंग का कमा रहे हैं, तो ये एक ऐसी लड़की खोजते हैं कि जिसको कहीं अगर समाज में लेकर के जाएं तो प्रेजेंटेबल हो। ये प्रेजेंटेबल लड़कियां हैं नहीं। तो लड़कियों को पता है कि मार्केट में सप्लाई और डिमांड का हिसाब होता है इकोनॉमिक्स में, कि सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है। तो पहली चीज तो यह है कि लड़कियों का दिमाग इस बात ने चढ़ा रखा है। दूसरी चीज यह है कि निश्चित रूप से जो एक बेसिक मर्दवादी सोच हुआ करती थी, वो बहुत कम हुई है। तो लड़कियां देख रही हैं कि अब जीजा जी तो मेरे यहाँ घुमाने मॉरिशस ले गए थे, मालदीव्स ले गए थे, स्विट्जरलैंड ले गए थे, दीदी को तो कुछ काम नहीं करना पड़ता है। तो वो एक पैटर्न चला आ रहा है पूरी तरह से। तो उस पैटर्न के हिसाब से लड़के जो हैं, कुछ तो फिल्मों से अपने बड़े भाइयों को देख करके प्रभावित हैं। लड़कों के डर का एक दूसरा बहुत बड़ा कारण है कि अगर यार ये ऐसी नहीं रहेगी, किसी तरह से शादी हो गई, उसके बावजूद मैं खाना नहीं बनाऊंगी, मैं ये नहीं करूंगी, मैं वो नहीं करूंगी, तो कानून का डर है। तो 3-4 चीजें मिल करके समाज जिस तरह का होता जा रहा है, ऑलरेडी मार्केट में लड़कियां कम हैं, और उसके बाद फिर कानून का डर। बस यही रीजन है। आप मुझे एक बात बताइए, जो ये ट्रेंड चल रहा है, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी लड़कियों के बाप दहेज मांगने लगेंगे? सर मैं तो कहूंगा कि मांगने नहीं लगेंगे, मांगने लग गए हैं। इनडायरेक्टली मांगने लग गए हैं। खुलेआम कैश नहीं दिया जा रहा है, बट अभी रिसेंट एक शादी का किस्सा बता रहा हूं कि लड़का यहाँ पुणे में रहता था, और जब घर परिवार की बातचीत हुई तो लड़के के फादर ने कहा कि हमारा बेटा वहां पुणे में फ्लैट खरीद रहा है। तो ठीक है। और उसके बाद इस तरह का दबाव बनाया गया एंगेजमेंट के बाद कि लड़के के फादर को और लड़के को बोला गया कि जो नया फ्लैट खरीद रहा है वो हमारी बेटी के नाम से खरीदा जाए। और खरीदा लड़के वालों ने। एमपी का राजपूत परिवार है, उसकी कहानी है ये। तो ये इनडायरेक्टली दहेज मांगना ही हुआ कि बेटी के नाम से। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं कि गलत हुआ या सही हुआ, बट जो आपने एक बात बोली कि दहेज मांगा जा रहा है लड़कियों के तरह, जो भी नई चीजें खरीदी जा रही हैं, लड़कियां खुद शादी के पहले जब अपने हस्बैंड से बात करती रहती हैं तो यार कार खरीद लो, कार के बिना कैसे मन चलेगा। या यूपी बिहार में रिवाज होता है कि जो गहने चढ़ते हैं, जैसे खास करके बिहार में, यूपी में भी उतना नहीं है, लेकिन बिहार में जो गहने चढ़ते हैं शादी के समय, स्पेशली गरीब से गरीब आदमी भी चांदी का ही चढ़ाए, सोना का ही चढ़ाए, ताक पात ढोलना करके गहना चढ़ता है। मतलब बहुत छोटे छोटे गहने होते हैं ये। और बिहारी समाज में नाकों का जो उसको नाकों से लंबा सा पहनते हुए आपने देखा होगा, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, या मांग टीका, ये 2 चीजें कंपलसरी होती है। मंगलसूत्र बिहारी समाज में कंपलसरी नहीं है। तो लड़कियां स्पेसिफिकली अपने होने वाले हस्बैंड को बोलने लग गई कि इसी पर्टिकुलर ब्रांड का चाहिए। ऑलमोस्ट सिमिलर स्टोरी मैंने मराठी फैमिलीज में भी सुनी है। एक फ्रेंड थी, सो उसकी शादी फिक्स हुई थी। इनफैक्ट उसकी बॉयफ्रेंड से शादी फिक्स हो रही थी, तब भी उसने यही कहा कि मुझे यहाँ से लो और या इस डिजाइन का लो। वो पहले डिजाइन देखेंगी, इतना भारी तो होना चाहिए। तो इनडायरेक्टली तो मांगा ही जा रहा है सर। और ये चीजें बढ़ेंगी ही, अगर इस तरह से शादियां होती रही तो ये चीजें बढ़ेंगी ही। मैं पंजाब की स्टोरी बताता हूं आपको। जी आज सर। पंजाब में आइलेट्स, एक मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि जो बच्चे बाहर विदेश में पढ़ना चाहते हैं, स्पेशली कनाडा में और ऐसे कंट्रीज में, तो वहां पे चूंकि अंग्रेजी भाषी है पूरा समाज, तो आपको अंग्रेजी आती है कि नहीं, अंग्रेजी आती है तभी आपको वहां पढ़ाई करने का अवसर मिलेगा। तो उसके लिए एक परीक्षा होती है जिसको आइलेट्स कहा जाता है, जिसमें अंग्रेजी सुनना, समझना, बोलना, लिखना और व्यक्त करना अपने आप को अंग्रेजी में, आपको एक बेसिक स्किल होनी चाहिए। तो उसकी एक परीक्षा होती है जिसमें बैंड्स होते हैं, ग्रेडिंग होती है। तो 5 बैंड, 6 बैंड, 7 बैंड, 8 बैंड, 9 बैंड तक बैंड होते हैं उसमें। दर्शकों को मैं बता दूं तो 4.5 या 5 बैंड वाली वाला स्टूडेंट पास माना जाता है। तो पंजाब में एक बहुत बड़ा ऐसा वर्ग है लड़कों का, जो कि या तो पंजाबी मीडियम में एजुकेटेड है या वैसे भी पंजाब में पढ़ाई लिखाई कोई माहौल है नहीं। तो जो लड़के आइलेट्स पास नहीं कर सकते फिर भी उनको कनेडा जाना है,
तो वो ऐसी लड़कियां ढूंढी जाती हैं जो कि आइलेट्स पास हो। तो बकायदा अब अखबारों में, मैट्रिमोनियल्स में विज्ञापन छपते हैं कि आइलेट्स पास लड़की उपलब्ध है या आइलेट्स पास लड़की चाहिए। फिर बाकायदा लिखा जाता है रियल मैरिज की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होती है कि बस आप कागजों में शादी कर ले। उसका हालांकि बहुत बहुत गंदगी है, इतना गंदगी है कि वो अलग विषय हो जाएगा अगर उस पर लिखने लगूंगा तो। और समाज में ऐसे एजेंट घूम रहे हैं जो कि हर एक आइलेट सेंटर में बाकायदा पैसा दे के डाटा निकलवाते हैं कि कौन कौन लड़की है जो कि आइलेट्स की परीक्षा इस सत्र में देने जा रही है। और वो जैसे होती है ना ब्राइडल मार्केट में, सुंदरता का, लंबाई का अलग रेट लगता है, कितने बैंड हैं, क्या है, जाति वाइज बकायदा जो बिचौलिए और एजेंट हैं वो बकायदा एल्बम मेंटेन करते हैं। और विभिन्न वर्गों की लड़कियां जो कि 5, 5.5, 6 बैंड ले लेती हैं, उनकी बहुत ज्यादा समाज में डिमांड है। और अभी जो रेट चल रहा है वो 25 लाख का चल रहा है। और जैसे ही लड़की आइलेट्स पास करती है उसके पास रिश्तों की बाढ़ आ जाती है, बाढ़। जैसे मानो बिहार का लौंडा आईएएस सेलेक्ट हो जाए तो उसके बाप के पास कितने तेलकारू आता होगा, वैसे रिश्तों की बाढ़ आ जाती है। अभी एक लड़की का मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था, वो कहते कि मुझे मेरा घर से निकलना इसलिए दूभर हो गया है क्योंकि सबको पता लग गया है कि मैं आइलेट्स का एग्जाम देने जा रही हूं। और सबको ये भी पता है, लड़की खुद बयान दिया, उसने बयान दिया कि सबको पता है कि मेरे 6-7 बैंड आ जाएंगे, 8 बैंड, क्योंकि मैं पढ़ने में ठीक हूं। तो मेरा सड़क पे चलना दूभर हो गया है। मुझे रास्ते में रोक रोक के लड़कों की माताएं, लड़कों के बाप, लड़कों की बहनें, लड़के खुद प्रपोज करते हैं। और इस वक्त का रेट है 25 लाख कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का, कि सिर्फ कागजी शादी होगी। और हम शादी के बाद आपको कनेडा भेजने का पूरा खर्चा उठाएंगे, वहां पे आपको सेटल करेंगे, आपकी एक सेमेस्टर की फीस भी देंगे, बदले में आप हमारे मुंडे को स्पाउस वीजा पे कनेडा बुला लेना। अब तो खैर वो कनेडा तो बर्बाद हो गया, पता नहीं क्या करेंगे ये सब, पता नहीं मुझे। ट्रूडो ने कनेडा को बर्बाद कर दिया है। सर ये स्टोरी है, 25 से 30 लाख का रेट है पंजाब में। ऐसा ही कोई मिलता जुलता बाकी जगह हो जाएगा जी। तो सर ये बहुत मतलब आपने जो कहानी बताई पंजाब वाली, इससे एक पर्टिकुलर फैमिली से मैं भी जुड़ा रहा हूँ इनडायरेक्टली। आप भी उस फैमिली को जानते हैं, वहीं के थ्रू मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी। कुछ उन्होंने कुछ कागज वगैरह मेरे पास भेजे थे, कागज नहीं बेसिकली कुंडली की चीजें भेजी थी कि थोड़ा देख करके बताओ क्या होगा मैट्रिमोनी, तो मुझे ये जानकारी मिली थी। फिर कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉपर मैरिज की बात करते तो ये सिचुएशन मार्केट में आ चुकी है। पंजाब में कनाडा के लिए बातें हो रही हैं, बिहार यूपी में बेंगलोर पुणे के लिए बातें हो रही हैं। अगर इधर भी बात करें तो विदेशों में इधर साउथ से बहुत सारे लोग जाते हैं। तो कुछ लड़कियां हैं जो अच्छी नौकरियों में, स्पेशली आईटी सेक्टर में अमेरिका जा चुकी हैं। तो उनके फादर्स को भी ये डायरेक्टली कैश भले नहीं दिया जा रहा है अभी भी बाकी जगह पंजाब की तरह, बट जो दूसरे इंसेंटिव्स होते हैं वो दिए जा रहे हैं। घर लिया जा रहा है तो लड़की के नाम पे लिया जा रहा है, गहने प्रॉपरली उसकी पसंद से लिए जा रहे हैं, नया कुछ हो रहा है तो उसकी पसंद से हो रहा है, उसके भाइयों वगैरह को तक को सेटल कर दिया जा रहा है। ऐसे केसेस है कि जैसे अगर किसी लड़की का बेरोजगार भाई था या समथिंग बैड है तो उसके लिए पैसे। बिहार में एक केस है जिसका मैं जानता हूँ कि लड़की अच्छा कमा रही थी तो उसके छोटे भाई का थोड़ा करियर खराब चल रहा था, तो उसको दुकान खोलने के लिए, मतलब बड़ी शॉप खोलने के लिए 25 या 50 लाख रुपए दिलवाए गए थे। लड़के वालों ने दिए, लड़के वालों ने दिए। तो चल रही हैं चीजें। अच्छा मुझे एक चीज बताइए,
ये क्या माइंडसेट है? लड़का अपने से इंफीरियर लड़की, एजुकेशन वाइज भी, करियर वाइज भी, स्किल वाइज भी, हर लिहाज से अपने से इंफीरियर लड़की से शादी कर लेता है, बेरोजगार लड़की से शादी कर लेता है, उसको कुछ नहीं आता, चाय तक बनाना नहीं जानती है, उससे शादी कर लेता है। एक लड़की, और कितना बहुत कामयाब लड़का भी कर लेता है, वो उसको हाउसवाइफ मटेरियल मान के कर लेता है ना, कि चलो कुछ नहीं, हाउसवाइफ तो रहेगी, शी इज वाइफ मटेरियल, वाइफ मटेरियल। लड़कियां ऐसा क्यों नहीं कर पाती? लड़कियों को अपने से सुपीरियर ही मर्द क्यों चाहिए? ऐसे क्या, ये साइकी क्या है, साइकोलॉजी क्या है? और क्या समय के साथ इसमें भी परिवर्तन आया है? दो चीजें। तो पहले क्वेश्चन पे आता हूं कि लड़कियां क्यों नहीं करती हैं। तो सर इसका जवाब जो है बहुत सिंपल सा है कि मैंने पहले भी इवोल्यूशन की बात की और इस तरह की बातें कर रहा था। अगर आप देखेंगे तो पिछले 6000 सालों से इस देश में कम से कम जो रिटर्न इतिहास है, मतलब जो प्रॉपरली वैज्ञानिक मानते हैं, बाकी हमारी किताबें तो लाखों सालों की बात करती है, तो 6000 सालों से तो प्रॉपरली अगर समाज चल रहा है तो इसी प्रकार चल रहा है कि 99% केसों में पुरुष जो है वो बड़ा होता है उम्र में, शारीरिक सौष्ठव में बड़ा होगा, उम्र में बड़ा होगा, पैसे में बेहतर होना चाहिए। बाद में जो पिछला 200 साल है, 200 साल बड़ा इंपॉर्टेंट रहा क्योंकि ये 200 साल चेंज का साल था। बहुत कुछ चीजें अचानक से चेंज हो गई। अगर कोई आदमी सन 500 ईस्वी में पैदा हुआ होता और उस सन 1700 ईस्वी में आता तो उसको बहुत डिफरेंस नहीं दिखता। लेकिन अगर कोई सन 1800 में पैदा हुआ है और उस सन 2000 में अचानक से आ जाए तो उसकी आंखें चौंधिया जाएंगी। तो पिछले 200 सालों में बड़ा चेंज का साल रहा, और इन चेंज में अगर कांस्टेंट क्या रहा तो इंडिया में यही कांस्टेंट रहा कि लड़के की उम्र हमेशा ज्यादा रही, लड़का बेहतर रहा हर तरह से। तो ये एक परिपाटी है। अब इस परिपाटी को आदमी हर तरह से फॉलो कर रहा है, रिलीजियसली फॉलो करता गया। हमारी धार्मिक किताबों में भी अगर आप देखेंगे तो शायद ही एक आध एग्जाम्पल मिलेगा कि किसी ने अपने से बड़े से शादी की। तो वो चीज चली आ रही है। अच्छा, कुछ समाजों में बड़ी लड़की से शादी करना भी, खास करके उम्र में बड़ी लड़की से शादी करना बुरा माना जाता है। मतलब बुरा इन द सेंस कि उसको अपशकुन टाइप का भी मानते हैं कुछ जगह पर। तो ये पूरा परिपाटी थी, प्रॉपर चैनल था कि नहीं ऐसे होगा वैसे होगा ये चीजें। तो इस वजह से एक तो ये हेरिडिटरी चला आ रहा है कि नहीं लड़की जो है वो इंफीरियर होनी चाहिए। क्या इसमें चेंजेस आ रहे हैं? हाँ, इसमें चेंजेस आ रहे हैं। 100 या 1000 में से एक केस ही दिख रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे दिख रहा है इस तरह का कि एकदम बराबर एज के भी शादियां हो रही हैं, और कुछ केसेस में लड़कियां ज्यादा बेहतर हैं। एक तो एज फैक्टर, दूसरा पढ़ाई लिखाई। हाँ, लड़कियां अब भी नहीं चाहती हैं कि उनका पति उनसे कम कमाए या उनसे कम पढ़ा हुआ हो, लेकिन कुछ जगहों पर बहुत मजबूरीवश, स्पेशली ऐसी लड़कियां, जैसे अभी अपने परिवार का एक एग्जांपल देता हूँ, कोई उसमें इशू नहीं है मुझे। मेरा बड़ा भाई है, एक कजन है, मतलब वो बैडमिंटन खेला करता था, मतलब अच्छा खासा बैडमिंटन प्लेयर था। साइना नेहवाल और उसकी जोड़ी हुआ करती थी अंडर 17 अंडर 19 में। बट बाद में आगे जा नहीं पाया वो। अनफॉर्चुनेटली उसके वजह से उसकी पढ़ाई जो है बहुत अच्छी नहीं रही। लेकिन खैर उसने स्टेट लेवल पे रिप्रेजेंट किया है, अंडर 19 लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। सो उसको ठीक ठाक जॉब लग गई बैंक में। अब उसकी शादी के लिए हम लोग बड़े परेशान थे, तो अंत में एक एमबीबीएस डॉक्टर लड़की से उसकी शादी हुई। और वो लड़की ने सिर्फ इसलिए शादी किया क्योंकि वो उसने तो एमबीबीएस कर लिया था, बट 2-3 बहनें ही थी, बड़ी गरीबी से निकल करके आई थी, उतने पैसे नहीं थे तो लोन वगैरह ही चुका रही थी। एट दैट टाइम उसकी एज भी आगे निकलती चली जा रही थी। सो शी डिसाइडेड कि नहीं, इस समय शादी कर लेते हैं, अच्छा लड़का, पैसे कमाता ही है, प्लस अच्छा परिवार है। तो एक आध केसेस आपको दिख जाएंगे आपके आसपास में, लेकिन अब भी कोई पाथ ब्रेकिंग की कोई एक बड़ा रेशियो दिखे कि हाँ 10% महिलाओं के बारे में मैं कह सकूं कि इनके पति इनसे इंफीरियर हैं, ये ऐसा नहीं दिखता है मुझे। और वो भी अगर इंफीरियर भी है तो लड़की डॉक्टर थी तो लड़का बैंक में मैनेजर है, गवर्नमेंट बैंक में। मतलब बहुत अंतर नहीं कहेंगे। ऐसा नहीं है कि लड़का क्लरिकल है या लड़का डी ग्रेड की कोई नौकरी करता है या लड़का एमआर है प्राइवेट जॉब में। वो बहुत हद तक सिमिलर जॉब्स में है। मतलब
ऑब्वियसली मैनेजर, बैंक मैनेजर डॉक्टर के बराबर नहीं है हमारे दहेज मार्केट के हिसाब से, लेकिन बढ़िया नौकरी है। सो थोड़ा बहुत दिख सकता है, यूजुअली इसमें अभी बहुत चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं। तो पर लड़की जो है अनपढ़, बेरोजगार, अनस्किल्ड, अनएम्प्लॉयबल, हाउस हस्बैंड को स्वीकार नहीं करेगी। बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। मेरे एक जान पहचान में हैं, उनकी उम्र काफी हो गई है, लाइक वो ही इज लाइक 45 46, उनकी शादी नहीं हो रही और वो कोई काम धंधा भी नहीं करते हैं। मैंने एक विधवा लड़की से बात चलाई उनके लिए, जिसका एक बच्चा है। मैंने ऑफर किया कि देखो तुम लोगों को पैसा और रुपया थोड़ा बहुत है ही, और अगर कुछ नहीं भी होता है तो मेरा मकान बहुत बड़ा है, मैं एक प्लॉट तुमको, मतलब एक फ्लोर जो है अपना, लिख करके दे देता हूँ ऑन स्टाम्प पेपर, कि जब तक तुम दोनों या तुम्हारे आगे का कोई भविष्य जीवित है उस मकान में रह सकता है। खाना पीना मेरे यहाँ ऑलरेडी 5 आदमी का बनता है, 2-3 आदमी का और बन जाएगा तो मुझे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, और कुछ ना कुछ खुद कमाएगा ही, कि कपड़े आ जाए, बाल बच्चे आ जाए। लड़की ने कहा कि यार कुछ करते ही नहीं है, इनके साथ क्या शादी करूं। एक विधवा को घर मिल रहा था रहने के लिए, समाज में इज्जत मिल रही थी, भाई और भाभी से डेली झगड़ा होता है नैहर में रहने के चलते, मायके वाली जो बाकी बहुएं हैं घर के, वो उनको सॉरी ससुराल की वो साथ नहीं देती थी, उसके बावजूद एक विधवा लड़की तक ने उससे शादी करने के लिए हाँ नहीं बोला। क्यों? क्योंकि वो कुछ कमाता नहीं है या बहुत अच्छा नहीं दिखता है। थोड़ी सी आप इंफीरियरिटी में पैसे रुपए और ये चीजें तो छोड़ दीजिए, अगर लड़के की हाइट थोड़ी सी कम हो तो भी शादी नहीं होगी लड़की से, चाहे वो कितना बढ़िया ही क्यों नहीं हो। आप एक कपल देख करके बता दीजिए अपने आसपास में जिसमें लड़के की हाइट 5'2" है और लड़की की 5'4", रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है इंडिया में। पैसे तो चलो अपने जगह पर हैं, अनपढ़ और गवार, घसकरनी और हरजोता तो अपने जगह पे हैं, खैर लड़कियां मैं इंफीरियर। हरियाणा की सोसाइटी का एक बड़ा टिपिकल सिनेरियो डिस्कस करूंगा, जहां हर गांव में रंडुओं की एक फौज इकट्ठी हो गई है। हर गांव में 10-20 लड़के, मर्द ऐसे हो गए हैं जिनकी उम्र अब 45-50 तक हो चुकी है, जिनकी शादियां नहीं हुई हैं। और उसमें बड़ा दर्दनाक पहलू यह है कि फिर बाद में बिहार, बंगाल, उड़ीसा, नेपाल और उधर बांग्लादेश और इधर से भी लड़कियां खरीद कर लाई जाती हैं, और वो एक बहुत बड़ा नेक्सस है। उस पर मैं बाद में चर्चा करूंगा। वहां तो लड़के ऐसे भी हैं जिनके पास 5-5, 10-10 एकड़ जमीनें हैं, वो भी हरियाणा में, दिल्ली के नजदीक के इलाकों की बात कर रहा हूं। वहां हरियाणा का तो अगर बहुत ही टिपिकल केस है, मतलब इतने इतने ज्यादा उसमें न्यूएंसेस हैं कि वो कोई हरियाणवी कोई बीच में बैठाना पड़ेगा तब वो पूरा। मैंने एक बार एक पोस्ट लिखी थी, उस पे कमेंट्स आए थे, तो ऐसे मैं तो कमेंट्स देख के डर गया था। खैर मैं उस पर बाद में आता हूं, चलिए। वो हालांकि एक पूरे वीडियो का एक टॉपिक है, हरियाणा का जो रंडुआ समाज है वो हरियाणा में ऐसा क्यों है, या हरियाणा में लड़कियां क्या सोच रही हैं। मैं अभी एक प्रश्न करता हूं, बहुत सारे केसेस हमने ऐसे देखे कि जहां कम पढ़ी लिखी पत्नी को पति ने खूब पुरुषार्थ से, मेहनत से पढ़ने लिखने में सहयोग दिया, उसको पूरा एटमॉस्फेयर दिया, बच्चे पाले, सब कुछ किया, लड़की पढ़ लिख गई, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास कर गई, कुछ केसेस में बड़े पदों पे चली गई, फिर बाद में उन्होंने अपने उन पतियों को छोड़ दिया। ऐसे कुछ केसेस अभी पिछले दिनों सोशल मीडिया पे भी आपने बहुत पढ़े होंगे, बड़ी बहस चली उस पे। कई लोगों ने खुद उन हस्बैंड्स को ही दोष दिया कि अरे भैया, जब तुम्हारी वाइफ ग्रो कर रही थी तब तुम काहे नहीं ग्रो किए हैं, तुम्हारी अनपढ़ बीवी जो है एसडीएम बन गई, तुम साले हरजोत्ता ही रह गए, तुम वो कुछ कर लेते, तुम का पढ़ा दिए, वो अगली में योग्यता थी तब एसडीएम बन गई, तुम काहे नहीं। मतलब इस टाइप की बहुत कमेंट बाजी हुई। तो जो लड़कियां शादी के बाद पढ़ लिख जा रही हैं, ये तो मानना पड़ेगा ना कि ससुराल ने एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर दिया कि वो पढ़ सकी, जिंदगी में कुछ कर सकी, शादी के 4-5 साल बाद पूरी मेहनत करके जो है वो कुछ कर सकी। सफलता मिल जाने के बाद अपने संघर्ष के दिनों के
कंपेनियन पार्टनर पति को छोड़ के आगे बढ़ जाना, ये क्या माइंडसेट है? नहीं, इसमें सर एक 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 विनीत, इसमें एक सवाल जोड़ देता हूं। ऐसा बहुत सारा हमने मुखर्जी नगर और ओल्ड राजेंद्र नगर में भी देखा है, पर वो सिर्फ पार्टनर्स होते हैं, स्लीपिंग पार्टनर्स होती हैं या होते हैं, है? वो मैरिड कपल्स नहीं होते वहां पे, वो लिव इन कपल्स होते हैं। एक उसमें से क्वालिफाई कर जाता है तो उसको दूसरे वाले को लतिया देता है। और बहुत से ने शादियां की भी हैं, उन्होंने उस रिश्ते को निभाया। पर जहां मैरिड कपल्स एक दूसरे को लतिया दे रहे हैं सक्सेस मिल जाने के बाद, व्हाट इज दिस माइंडसेट? सब बहुत कॉमन चीज है कि लड़कियां अपने से इंफीरियर आदमी के साथ नहीं रह सकती हैं। ठीक है, तुलसीदास जी का एक दोहा लूंगा नहीं, उसके ऊपर खूब बवाल हो जाता है। ठीक है, जैसा ही आप बोलिए, मानस की लाइन है, दोहा भी नहीं, मानस की का श्लोक कह सकते हैं कि किस किस को। तो इवोल्यूशन के हिसाब से जो हमने वक्त गुजारा है, माइंडसेट यही है कि हमको मार खाना है। अब जो नहीं मारने वाला है ना, वो बेवकूफ है। उस दिन बोले थे ना कि हाथ पे लिख दिया गया है, लड़कियों ने उनके हाथ पे लिख दिया है जो नहीं मार रहा है। दिस इज वेरी बैड ऑफ मी टू से, मैं माफी चाहूंगा अगर किसी को उसके लिए बुरा लगे तो, बट गर्ल्स वांट टू बी डोमिनेटेड। डोमिनेटेड का मतलब वो अब बीडीएसएम पे नहीं चले जाना, नॉर्मल जिंदगी में भी वो चाहती हैं कि कोई उनको ना बताए। लड़कियों को सब कुछ आएगा, फिर भी उनको रास्ता देखना है, वो दरवाजा खोल के कोई दे। अगर टिकट देखना है, मूवी देखना है, अगर कोई एक मैरिड कपल है, जो फॉर एग्जांपल मैं मैरिड कपल हूँ, ठीक है, अगर मुझे मूवी देखना है, मेरी वाइफ को मीशो से कपड़ा ऑर्डर करने आता है, उसको क्या कहते हैं, उसको पेटीएम से ये बुक करने नहीं आता है टिकट, नहीं, उसको बुक करना है तो हस्बैंड करके देगा। दिस इज नॉट ओनली फॉर मी, पूरी दुनिया ऐसी है, जहां आप चले जाएं। तो वो उनको एक चाहिए, आप उसको मार्गदर्शक कह लीजिए, उसको डोमिनेंसी कर लीजिए। और जब कोई डोमिनेट करने वाला नहीं रहता है तो वो पीछे हट जाती हैं कि अरे यार यहाँ मन नहीं लग रहा है। बहुत सारे केसेस में फिर मैं इसको घूम करके जाऊंगा, जो अभी जैसे अभी बैंगलोर वाला केस हुआ जो बहुत चर्चा में, तो हस्बैंड सही तरीके से नहीं कर रहा होगा कि नहीं तुम बैठो घर में, आप एक बार चिल्लाओगे तो अब लोग डरने लग गए हैं चिल्लाने से या और भी चीजों से। तो वो चीज इन वो चाहे जितना चिल्लाते रहे और लड़कियां कहती रहे कि नहीं मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए, उनको कोई बताने वाला चाहिए, उनको हर एक चीज में चाहिए कि नहीं ये बनाओ। अब पता नहीं आपका क्या सीन है, लेकिन 90% पुरुष इसलिए परेशान है, मैरिड पुरुष, कि उनको महीने में 90 बार पूछा जाता है कि क्या खाओगे। अरे खाना तुमको बनाना है, तुम नहीं बता रही हो। वो क्यों पूछ रही? क्योंकि दे नीड समवन टू ऑथोराइज, उनको अथॉरिटी चाहिए। जब अथॉरिटी देने वाला कोई नहीं रहता है, जब लड़कियां ऊपर लेवल पे चली जाती हैं, महिलाएं जो हैं शादीशुदा, तो वो पुरुष अथॉरिटी देने के हक से पीछे हट जाता है और तब वो स्वच्छंद हो जाती है। उनको लगता है कि नहीं यार यहां से निकलना चाहिए। सर हंसी आ रही है, बताइए क्या बोलना चाह रहे हैं, कुछ हंसी आ रही है आपको? मैं तो इसलिए हंस रहा हूँ कि अभी पीछे एक जगह से 3 स्ट्रे पपीज ले आए थे, वो मेरे पैरों में आके मुझे काट रहा है नीचे। मैं तो कर इसलिए हंस रहा था। मैंने वो वीडियो देखा कि 3 बच्चे कहाँ से आ गए। वो जो है, उनको हमेशा हमारी कंपनी चाहिए होती है। डॉग्स का बड़ा एक है कि दे नीड आवर कंपनी, कांस्टेंट कंपेनियनशिप उनको चाहिए। तो वो बाहर उनको अगर उनको छोड़ देते तो वो चिल्लाते हैं, उनको हमारे साथ ही रहना है। ये बड़ा अच्छा गुण है इनमें। तो एक पॉइंट उसमें जोड़ता हूँ, बड़ा अच्छा पॉइंट है। डॉग्स का बिहेवियर, जो कोई प्रॉपर डॉग ट्रेनर हो ना, उससे पूछिएगा तो वो बताएगा कि जो स्ट्रे डॉग्स का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे ये रॉटवीलर वगैरह जो जंगली प्रजातियां हैं विदेशी, ये घर में अथॉरिटी जमाना चाहती हैं, अल्फा। ठीक है, और जब ये अल्फा बन जाते हैं ना घर के, तो ये घर छोड़ के भाग जाना चाहते हैं। जब तक इनको घर में कोई पीटने वाला रहेगा डॉग्स को, तब तक ना वो भौंकते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, इधर से उधर अपनी अथॉरिटी बताना चाहेंगे। द मोमेंट ये अल्फा बन जाते हैं कि नहीं नहीं सब जो भी आ रहा है घर में प्यार कर रहा है, तो ये चेन छुड़ा करके भाग जाना चाहते हैं, घर में नहीं रहना चाहते हैं। अब आप समझ रहे होंगे कि मैं कहां से कंपेयर कर रहा हूं।
दे वांट टू बी अल्फा, लेकिन जब अल्फा बन जाते हैं तो फिर घर छोड़ के चले जाते हैं। बस यही चीज है जो भागने वाला आप किस्सा बता रहे थे। नहीं, हाँ, खैर मैं, अच्छा वापस अपने विषय पे आते हैं, डॉग्स पे फिर किस दिन चर्चा करेंगे। मुझे एक बात बताइए, जिस हिसाब से दुनिया बदल रही है और लड़के जिस हिसाब से शादी से भाग रहे हैं, तो आज से 10 साल बाद या 20 साल बाद आप क्या सिनेरियो देखते हैं? सर, एक तो सबसे पहली चीज कि लव मैरिजेस बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, लव कम अरेंज मैरिजेस। मैं अब भी भारत में प्रॉपर लव मैरिजेस नहीं देख पा रहा हूं। जो 90-80 के दशक में होता था कि लड़का लड़की भाग गए, वो सिचुएशन खत्म हो गई है, इज्जत से लोग कर रहे हैं। वहां पर बहुत हद तक चीजें बेहतर रहेंगी। लोगों को लगता है कि लव मैरिजेस वाले कपल इश्यूज में रहते हैं, लेकिन नहीं, जो एक आध साल अपने साथ गुजार चुके हैं, दे हैव अ मच बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो एक तो उसमें बेहतर हो जाएगा। दूसरा, घरों में जो सबसे बड़ा झगड़ा है वो है स्पाउस के सिबलिंग्स के वजह से। जिस तरीका से इस देश का पॉपुलेशन घट रहा है ना, तो वो उसमें भी बहुत दिक्कतें आ रही हैं। अब एक ही ननद है या एक ही देवर है या इस टाइप की चीजें, एक ही भाभी हैं, तो मिलजुल करके रहना चाह रही हैं, तो कुछ ना सिचुएशन ये बेटर होगी 10 सालों में। जो है ये ज्यादा बेटर होगी, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज में केवल हस्बैंड से ही बनाना होगा। दूसरा, जिस तरह से लड़के अलग रहने लग गए, ज्यादातर लड़कों की वही स्थिति। अब मुझे ही देख लो, आप, मैं बेंगलोर में या दिल्ली में रहता हूँ, मेरी माँ पटना में रहती हैं। वैसी स्थिति में अगर मेरी वाइफ यहाँ आकर के रहने लगेगी तो उसके पास झगड़ा करने के लिए कौन है? केवल मैं हूं। अगर 4 लोग रहेंगे तब तो चारों से झगड़ा होगा। ठीक है, तो 20 साल के बाद का सिनेरियो ज्यादा बेटर है आज के मुकाबले इस मामले में, कम से कम हस्बैंड वाइफ रिलेशंस में। दूसरा चीज, समाज और खुलेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि 5 या 10 सालों में भारत में तलाक के नियमों में काफी ढील होगी, क्योंकि ये एक बेहद मूलभूत आवश्यकता हो जाएगी। लोग थोड़ा स्वच्छंद होंगे, एंड आई वोंट टेक दैट एज अ बैड थिंग। ठीक है, लोगों को बुरा लगे, अभी जो 1% का आंकड़ा है, अगर सही मायनों में तलाक सही से मिलने लगे ना इस देश में, तो 10% से ऊपर चला जाएगा। हजारों हजार ऐसे लोग हैं जो 6-6 साल 7-7 साल से केस लड़ रहे हैं सिविल कोर्ट में और तलाक नहीं मिल रहा है। तो तलाक के मामले में तो आफ्टर 20 इयर्स का सिचुएशन मुझे बेहतर लगता है आज से। लोग पर्सनल लेवल पे ज्यादा खुश रहेंगे। स्पिरिचुअल लेवल पे देश का और नुकसान होगा निश्चित तौर पे, फैमिलीज एंड वैल्यूज और डाउन होंगे और चीजें बुरी होंगी एज अ सोसाइटी, बट पर्सनल लेवल पे पीपल विल बी एट अ बेटर थिंग। कि वो जो एक दूसरे का सिर नोच करके बाल उड़ा दिए हैं, वो चीज नहीं रहेगी। हालांकि मेरे बाल शादी के पहले उड़ गए हैं, इसके पहले अगर कोई कमेंट करे। एक और बड़ा ज्वलंत विषय है, जी। मैं आपको बताऊं कि पता नहीं किसी लड़के ने अपने से बहुत ज्यादा 15-20 साल ज्यादा उम्र दराज महिला से शादी की थी। ये प्रियंका चोपड़ा और निकी जोनास वाला नहीं, उसके बाद का भी हाल में केस हुआ है, 1-1.5 साल पहले। अब मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। तो हालांकि लड़कियां तो मालदार बुड्ढों से शादी करने का पुराना इतिहास रहा है, पर लड़के मालदार पंजाबी कर लेते हैं। पंजाबियों में भी बड़ा कुख्यात है आजकल। आज वो पंजाब में तो आजकल बाकायदा एक और गिरोह पनप गया है, जो कि विदेशों में मालदार बुढ़ियों से, बुढ़िया कितनी बुढ़ी, 70-80-90 साल की बुढ़ियों से पंजाबी लौंडों की शादी कराता है कि मर जाएगी तो इसका इनहेरिटेंस तुझे अगर एक टुकड़ा भी मिल गया तो भी $मिलियंस दूंगा। उस टाइप के लोग भी हैं, वो अलग केस है। पर जो लड़के बुढ़ियों से, बुढ़ियों इन द सेंस कि लड़का भी 24 साल का है और 45 साल की। जी सर, इसके लिए स्पेशल वर्ड है इंग्लिश में, इंग्लिश सेक्सुअल रिलेशनशिप्स में, कॉल्ड कूगर। अच्छा, मुझे नहीं पता था। मैं बता दे रहा हूँ, कूगर। कूगर किसको, कूगर फीमेल को बोलते हैं कि मेल को? ऐसी बूढ़ी फीमेल जो यंग लड़कों के तलाश में हो या जो यंग लड़के के साथ हो, कूगर। अच्छा, तो लौंडे जो हैं बुढ़ियों से शादी कर रहे हैं, तो हुआ क्या कि किसी लौंडे ने की थी, मुझे याद नहीं आ रहा है किसने की थी, कुछ हुआ था ऐसा।
तो कंगना रनावत ने उस लड़के को शाबाशी दी। तो तब मैंने जो है एक उस पे वीडियो बना दी। मैंने कहा अबे इस कंगना रनावत के चक्कर में मत पड़ो और बुढ़िया से शादी मत करो। मैंने एक वीडियो बना दी। ये किस्सा है, मेरा जो पहला चैनल था दद्दा की खरी खरी, जो बाद में डिमोनेटाइज होके बंद हो गया, तो उस पे साहब बड़ा बवाल मचा। और मुझे एक महिला का आया और उसने मुझे गरियाना शुरू किया फोन पे, और 45 मिनट तक गरियाई थी। तो बोला आपने ऐसे कैसे कह दिया, मैं 45 साल की हूं और मेरा पति 24 साल का है, और देखिए हम तो वी आर अ वेरी हैप्पीली मैरिड कपल। तो मैंने उस पे लिखा कि भैया अभी 24 के हो और वो 45 की है ना, अभी 5 साल रुको, 5 साल बाद तुम्हारा क्या हाल होगा, तुम साले एक कोने में बैठ के रोओगे। तो सर जब ये 24 साल का लड़का 45-40 साल की बुढ़िया से, अपने से 15 से 20 साल बड़ी बुढ़िया से, बुढ़िया तो वो उसको बुढ़िया शब्द पे ऐतराज था उस महिला को जो मुझसे लड़ रही थी, तो मैंने कहा चलिए बुढ़िया नहीं बोलता, वृद्धा बोल दूं, वृद्धा। उन्होंने कहा कि है मतलब कि है वो ये, तब तक मैं शायद बाबा नहीं बना था, तब की बात है। तो सर 40 साल की बुढ़िया से जब 24 साल का लौंडा ब्याह करता है तो क्या माइंडसेट होता है उसका, और क्या उसको अपना फ्यूचर पता होता है कि मेरा आगे चल के क्या हाल होगा। आप महिलाओं की बात कर रहे हैं लड़कों की? दोनों की, दोनों की। सर लड़के तो एकदम क्लियर कट हैं। आई किसी को मैं जानता हूँ, मेरा ना बहुत बड़ा सर्कल है, तो हर तरह के ना, और मेरे पास ना जिंदगी में हमेशा मतलब ऐसे ही कैरेक्टर टाइप ही लोग मिलते रहते हैं। तो जो लोग पढ़ते होंगे मुझे जानते होंगे कि मैं ऐसे लोगों की बात करता हूँ। तो उसने एक विधवा से शादी कर रखी है एग्जैक्टली पैसे के लिए। मैंने लास्ट टाइम बात की थी कि दुनिया का सबसे बड़ा इंसेंटिव क्या है, ठीक है, तो सेक्स। अगर दूसरी बात करें कि दूसरा इंसेंटिव क्या है, तो पैसा। कोई औरत कितनी भी बेहतर हो, एक एज के बाद पैसा छोड़ करके और कोई इंसेंटिव नहीं है जिसके लिए एक यंग लड़का उसके पीछे जाएगा, ठीक है। तो पहले तो उसको पता है कि यहां से मुझे पैसे मिलेंगे, और दूसरा उसको ये पता है कि 2-3 साल 4 साल के बाद ये अपने गियर में रहेगी और मैं कहीं ना कहीं और मुंह मार सकता हूं। लड़के करेंगे, लड़के ऐसे ही हर हर मैं कुछ मुंह से निकल रहा था, मैं थोड़ी सुचिता बनाए रखना चाहता हूं, लेकिन ये बेसिक लड़कों का माइंड सेट है। तो लड़कों के एंड से तो ये है कि 2-3 साल इधर इसके पैसे काटे, अपने पैसे जमा किए और किसी और के साथ लगे रहे, बाद में क्या ही उखाड़ लेगी अपना। वन थिंग, जो वृद्ध औरतें हैं, वृद्ध या अधेड़ उम्र की औरतें हैं, यूजुअली वो, उनको वही इंसेंटिव चाहिए जो सबसे बड़ा इंसेंटिव है। दूसरा इंसेंटिव पैसा है और पहला इंसेंटिव मैंने उस दिन बात की, एग्जैक्टली उनको यही चाहिए होता है। और ऐसे औरतों की संख्या बहुत जम करके हैं, खास करके भारत के माइक माइक। इसको शालीन शब्दों में बोल देते कि दे वांट अ यंग पार्टनर इन देयर बेड। यस, लड़कियों का, औरतों, वृद्ध महिलाओं का एक, अगर उनके अंदर थोड़ी सी सेक्सुअल अर्ज बची हुई है, हैं, तो मान लीजिए दे नीड अ सेक्सुअल पार्टनर, थोड़ा यंगर सा इसको बॉय। थोड़ा सा ना इसको और डिफाइन करता हूं मैं। इसमें भी 2-3 तरह के लोग हैं। एक है जो अकेलेपन की वजह से जिनको चाहिए, ठीक है, तो उनका समझ में आता है। दूसरा है जिनके हस्बैंड हैं तो, या उनके पार्टनर्स हैं, बट दे आर नॉट वेरी ईगर। एक एज हो गई है, लाइक अब मान लीजिए कि महिला 48 साल की है, उनके पति 55 साल के, और 55 साल में उनको इच्छा नहीं कर रही है, तो चलो अलग है। वैसी महिलाएं हैं तो वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रही हैं। ये बहुत जम करके हमारे देश के पश्चिमी राज्यों में दिख जाएगा, ठीक है, हमारे देश के पश्चिमी राज्यों में। इसके बाद एक तीसरी तरह के लोग हैं सर, उनसे तो मैं मतलब एकदम फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ। एक आध दफा लोगों से, इस तरह के लोगों को जानता हूँ। इंग्लिश में वर्ड है, जिन लोगों को समझाना हो मैं समझाऊंगा नहीं, आप गूगल पे सर्च कर लेंगे, कॉल्ड ककोल्ड, ठीक है। तो वो तो अपने पति की इच्छा से वहां पर है, तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। तो उनको सिर्फ एक इंसेंटिव चाहिए, दे वांट नथिंग एल्स, जस्ट दैट, बस यही है।
और कभी कभी इसमें पति की रजामंदी होती है कि हाँ तू चली जा, मतलब वो इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका है पति कि तू खुश रह भाई, जा। ये हमारे देश के कुछ एक आध ये पूर्वी तो राज्य। आप तो महिलाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं ना। हम्म। हमारा 24 साल का जो लौंडा है हम्म। वो क्या सोच रहा है? सिर्फ अच्छा, पैसे। मैं एक मिनट, उस पिछली वीडियो में जब मैंने ये वीडियो बनाई थी तो मैंने एक बात कही थी। मैंने कहा भैया फलानी अंग्रेजनी ने ऐसा किया था, पर ये मान के चलो कि अंग्रेजनी जब ब्याह करती है तो उसको मालूम होता है ये ब्याह साल 2 साल 3 साल ही चलेगा। मैंने कहा तुम हिंदुस्तानी हो, तुमको जन्म जन्मांतर का रिश्ता निभाना है, तो या तो तुम भी साल 2 साल के लिए ही लाए हो, 3 साल बाद तुमको भी पिंड छुड़ा के पार जाना है, तब तो ठीक है। पर अगर तुम सोच रहे हो कि इफ यू आर थिंकिंग ऑफ अ लॉन्ग टर्म रिलेशन, जहां अगले 10 20 30 साल तुमने एक परिवार के तौर पे अपनी जिंदगी इस वृद्धा के साथ बितानी है, तो मैंने कहा, मैंने लड़कों से, मैंने पिछले वीडियो में तो खोल के थोड़ा सा बताने की कोशिश की थी। मैंने कहा भैया 24 साल के लड़के को ये पता ही नहीं होता कि वो कितनी गहरी गुफा में गिरने जा रहा है, जहां पे वो आज 24 साल का है। आज जो उसकी जो पार्टनर है मान लीजिए सिर्फ 40 साल की है, तो अभी उसमें थोड़ा बहुत लुब्रिकेशन बचा है, थोड़ा बहुत, या वो क्रीम व्रीम से काम चला लेती है। उसके बाद जो है आज से 5 साल बाद जब तुम 28 30 साल के होगे और जब तुम सही रूप से जवान होगे, तो तुम्हारी वृद्धा में न तो कोई लिबिडो बचेगी और न कोई लुब्रिकेशन बचेगा। तो तुमको ऐसा फील होगा कि जो जैसे कि तुम कौन सा वो सैंड पेपर रेगमार से रगड़ रहे हो, और बेटा जिंदगी नरक हो जाएगी तुम्हारी। ये मैंने उस वीडियो में लौंडों को समझाने की कोशिश की थी कि साल 2 साल रुक जाओ, 2 साल में तुम्हारी पोल खुल जाएगी। ये वृद्धा जो है 2 साल में पता नहीं क्या रंग दिखाएगी जी। सर उसको 2 साल से ज्यादा का सोचना ही नहीं ना, वो अभी करंट सोच रहा है 6 महीने से साल भर, इस पीरियड में उसके पैसे ले लेने हैं, उसके बाद तुम बेटा एक कोने में पड़े रहो और मेरे पास और आएंगी। और ऐसे लोग अच्छा, हैं समाज में हैं। मतलब इट इज नॉट अ सीरियस रिलेशनशिप। नेवर, इट्स नॉट सीरियस रिलेशनशिप। दोनों को पता होता है सर, कोई इतना बेवकूफ नहीं है आज के डेट में, कोई इतना बेवकूफ नहीं है सर आज के डेट में। आपने ऐसा कोई जोड़ी, कोई कपल, उनकी मैरिज कामयाब होती भी देखी सुनी है, लंबी चली हो? देखी है, लेकिन लाइक देवर मैरिड इन 1985। लाइक औरत विधवा थी, अपने भूतपूर्व पति की जगह सरकारी नौकरी करती थी, लड़का जो था वो उससे करीब 10 साल छोटा था, और वो बेरोजगार था या छोटी मोटी नौकरियां करता था। उस जमाने में तो सब नौकरियां भी नहीं ना थी। तो लड़के के बारे में बड़ा फेमस था कि बड़ा बच्चलन किस्म का लड़का है, और शहर में औरत काम करने आई सरकारी नौकरी में, तो उससे दोस्ती होती चली गई उसकी। क्योंकि औरत थोड़ी दबंग तरह की थी, तो उसने कहा कि अब अगर तुम मुझे छोड़ के गए तो मैं तुम्हें फंसा दूंगी, और तुमको ही नहीं तुम्हारे पूरे परिवार को फंसा दूंगी। तो लड़के ने उससे मजबूरी में शादी कर ली। वो शादी बड़ी अच्छी चली, मतलब करीब समझिए कि दैट मैरिज हैपेंड इन 1985, और डेथ के बाद ही टूटी। महिला की डेथ हो गई पहले, उनकी उम्र ज्यादा थी, अराउंड 2017-18। तो एक तो ऐसा कपल जरूर मैंने देखा है, उनके 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे बड़े कामयाब हैं, बड़े कामयाब हैं। तो वो थोड़ा सा कह सकता हूँ कि ढंग का चला। उसमें भी बाद में उस लड़के की भी सरकारी नौकरी लग गई थी, उसकी भी अनुकंपा पे ही नौकरी लगी, ठीक है। तो लेकिन अनुकंपा पे नौकरी लगी, और महिला होने के चलते वो थोड़ा सीनियर भी थी, और लड़के को ग्रुप डी में लगा और लड़की का शायद ग्रुप सी में लगा, तो महिला नौकरी भी हमेशा ऊपर ही करती रही। तो ये एक कपल है जो मैंने देखा है। बट ये 1985 का मैरिड कपल है, सो उस समय वैल्यूज अलग थे, इस तरह की घटना के बावजूद भी वैल्यूज अलग थे। आज के ग्रुप में मुझे ऐसा कोई कपल नहीं याद आ रहा है जिसमें बहुत ऐसा डिफरेंस हो। लोग सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल देते हैं, लेकिन सचिन तेंदुलकर भगवान की श्रेणी में आ गया। उसके पास सचिन तेंदुलकर, अंबानी, ये लोग, इन लोगों का कोई कंपैरिजन नहीं है। रियल लाइफ में
कोई बहुत अच्छा कपल देखा हो जिसमें सचिन का एज डिफरेंस कोई बहुत ज्यादा नहीं है ना, 2-4-5 करीब साल 5 एक्सेप्टेबल। वही 5-6 साल, वही उतना ही डिफरेंस है। नहीं वो 5 साल या जो हम्म। मेरा पॉइंट ऑफ वो है डिस्कशन ये है कि जब महिला 15 से 20 साल बड़ी होती है। नहीं वही मैक्सिमम 10 साल वाला एक सफल नहीं वो केस देखा है तो बताया। 5 साल तो एक्सेप्टेबल है आजकल, 5 साल का अदरवाइज डिफरेंस। इसके अलावा ऐसा और कोई केस दिमाग में नहीं आ रहा है कि इतना बड़ा कोई ये हो और कोई इस तरह से सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता है सर, हो ही नहीं सकता है। लोग 20 साल बड़े बाप से बात नहीं करना चाहते, 15 साल बड़ी महिला से क्या बात करेंगे? अपनी उम्र के लौड़ा से तो आदमी बात नहीं कर पा रहा है, उससे क्या बात करेंगे? बस सिंपल सी। विनीत भाई, सर इस चैनल पे मेरा जो इस टाइप की वीडियोस बनाने का उद्देश्य है कि मैं चाहता हूं कि मैं अपने ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करूं और जो ज्वलंत विषय है या वो विषय जो कि समाज को प्रभावित कर रहे हैं या हमारी डेली लाइफ को प्रभावित कर रहे हैं, हमारा थॉट प्रोसेस, हमारा सोचने का ढंग और उससे उपजी हुई जो समाज में परिस्थितियां पैदा हो रही हैं, उन पे विमर्श हो। बिल्कुल सर। तो आई एम श्योर कि जब हम आज की जो चर्चा कर रहे हैं इस पे नीचे कमेंट्स आएंगे, अच्छे अच्छे आएंगे। और मैं तो कह रहा हूं कि भाई मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं अपने किसी प्रोग्राम में किसी दिन सचमुच का कोई यूथ, मैं चाहता हूं कि कोई 24-25 साल का लड़का या लड़की आए मेरे चैनल पे और हम उससे बात कर सकें। विनीत भाई, आज की बातचीत हम सर यहीं एक समाप्त मिनट, करेंगे। जी हाँ, हाँ जी इसको बताइए। समाप्त करने के पहले, लड़के सर सच नहीं बोलना चाहते इसलिए आपके पास नहीं आते, वो खुलेआम सच नहीं बोल सकते। तो विनीत भाई, आपने मुझे समय दिया, आपका मैं जी सर। आभारी हूं और ऐसे ही ज्वलंत विषयों पे हम बात करते रहेंगे। फिर से दोबारा मिलते हैं सर। थैंक यू वेरी बिल्कुल सर, मच। गुड नाइट। धन्यवाद सर।